टेंथ क्लास के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप सभी के लिए जो 17 फरवरी यानी आज के दिन जो परीक्षा हुई है प्रथम पाली में, जो सेट नंबर देख सकते हैं आपकी ये सेट नंबर जी है और सेट नंबर जी को मैं हल कर रहा हूँ प्रथम पाली में, यानी फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। मैं सॉल्यूशन सहित कारण बताते हुए कुछ आपको क्वेश्चंस का हल सहित आंसर बताने का प्रयास करूँगा, कौन कब कैसे, और कुछ का शॉर्ट आंसर होगा तो शॉर्ट में ही जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिएगा, आप अपना सेट मिला सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सेम भी मिले होंगे, और नहीं तो प्रथम पाली का तो पक्का मिलेगा लगभग सभी का। सेट चाहे जो भी हो आगे पीछे होता है बस, और कुछ नहीं रहता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लिखता है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जब भुज आप देखेंगे तो उसका सिर्फ भुज जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर निकालने के लिए हम अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो पिछला पद तो हमारे लिए 0 है, और 0 घटाइएगा 1/8 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आंसर होगा 1/8। चलिए अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद कहने का मतलब है कि इसमें आप n के जगह पर 1 डाल दो, तो 5 गुने 1, 5 गुने 1 डालोगे तो 5 हुआ, और 5 में से 7 चला जाएगा तो -2 का ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। लिखा हुआ है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 0 और फर्स्ट 12 दिया हुआ है, तो 0 और -12 को जोड़ेंगे तो -12 ही रह जाएगा, और 2 से डिवाइड करें तो -6। -6 देखने पर यहाँ पर दिख रहा है कि पहला ही सिर्फ पहला जो -6 है मात्र बी नंबर ऑप्शन में, अतः बी नंबर ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, और आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा हुआ है कि ABC के शीर्षों का नियामक इतना है तो इनके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो पहला सबका यानी x1 x2 x3 जो भी है उसको जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए, और इससे कि आपका आंसर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किस में दिख रहा है, x1 x2 x3 इसी में दिख रहा है बट्टा 3, और y1 y2 y3 देख रहे हैं, सबका निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो के का मान क्या होगा। के का मान निकालने के लिए संरेख का सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और जो कि थोड़ा सा इसमें लंबा होगा तो इसको हम क्विट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका परिमाप क्या होगा, इसको भी हम क्विट करेंगे। इसमें लंबा समय लगेगा, हम फास्ट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं बस। वैसे ही क्वेश्चन जो 1 एफर्ट में बनेंगे उसमें हमें टाइम भी नहीं लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसमें भी लंबा समय लग जाएगा हमारे लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने बनाया, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर है, पी है, क्यू है और आर है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर पी आर है। पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, ओके। और क्यू बराबर जो है 40 डिग्री, क्यू बराबर ही 40 डिग्री का बता रहा है, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर देखो ये 40 है तो ये भी तो 40 से हो जाएगा, तो 40 40 80 हुआ, तो शेष रहा जो 180 में से घटा दीजिए दोनों को जोड़ करके, तो 40 40 80 100, 180 में से गया तो 100 बच गया, तो 100 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम चलेंगे, और जो कि 1 एफर्ट क्वेश्चंस को हम मात्र करने वाले हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या है, इसको जानने के लिए हमें सिंपल सा बात है कि देख लेंगे, रूट लगा हुआ सब में दिख रहा है, और यहाँ √25 है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो परिमेय संख्या वही होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या कौन है इसे जानने के लिए हम देखेंगे, ये तो परिमेय संख्या ही है, ये भी परिमेय संख्या ही है, और ये भी परिमेय संख्या है, तो इसे मार दीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए को, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 15 में 0.13 पर ऊपर लगाया हुआ बार, तो बार जितना पर लगाया हुआ उतना 9 नीचे होना चाहिए, और ऊपर जितना है 13, 13 को 13 लिख दो और 99, क्योंकि जितने पर बार लगता है उतना ही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप किस लॉजिक से मारे हो मैं उस सहित बता रहा हूँ आपको, इसे बना सकते हैं आप। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 और 72, 18 और 72 का मसा क्या होगा। 18 और 72 तो 18 72 4,
4 बार में 72 भी कट जाता है, अतः 18 से कट जा रहा है, अतः 18 हमारे लिए सही ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए इस प्रकार से अगर आप भी बनाए हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगले क्वेश्चंस जो भी आपके आएंगे उसको भी इसी तरीके से आप इसी वे में बनाएंगे ताकि कोई टाइमिंग भी ना लगे, फटाफट बनता चला जाए। लिखा हुआ है कि परमेकारी गुणांक क्या होगा, लिखा हुआ है √12 का परमेकारी गुणांक क्या होगा। तो √12 का परमेकारी गुणांक अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे करके टूटेगा 4 × 3 अंदर में, और 4 तो बाहर हो ही जाएगा, तो बच गया केवल √3। तो √3 रूट के अंदर है, तो √3 से गुना करेंगे तो ये परिमेय बन जाएगा, परिमेयकारी गुणक खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अब पी को देखेंगे। लिखा है कि पी एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा, पहला दिया हुआ 2p, फिर दिया हुआ p+1, फिर दिया है 2p+1, फिर दिया है p। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, ओके सम पूर्णांक संख्या, यहाँ पर सम एक आपको पकड़ना होगा, सम पूर्णांक की बात करें यानी सम संख्या आना चाहिए ऑलवेज। तो ऐसे में आपको पहला नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि p की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, और उसी तरह से 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ऐसे करके सम संख्या सब आते जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर विचार करते हैं। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 19 का। लिखा है कि निम्नलिखित में शांत कौन सा होगा। देखिए आप बिना समय गंवाए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वैसे जो इजीली बन सकते हैं। अब देखिए शांत को पकड़ना है, शांत और अशांत। नीचे हमको खाली क्या चाहिए, 2 और 5 का गुणनफल, तो इसमें तो कभी होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में नीचे 41 देख रहे हैं, नहीं होगा। अब हमारे पास 2 बचे, यहाँ पर एक 45 दिया हुआ है, 45 तो होता है 15 या 45, 3 इसमें आ ही जा रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये फिर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब डिनोमिनेटर में हमको 2 और 5 के अलावे कुछ न कुछ आने चाहिए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा 400 दिया हुआ है, 400, तो ये तो शांत वाला हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि ये भी 80 दिया हुआ है, तो 20 चौका 80, अब 20 को तोड़ेंगे तो 2 5 में आएगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 2 में आ जाएगा। तो ये भी जो है से कि शांत में आ जाएगा, और ये भी शांत में आ जाएगा। तो अशांत हमारे लिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मार देंगे आराम से, सी नंबर ऑप्शन को सही हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो, वृत्त की परिधि डेट मीन्स की 2πr परिधि को कहते हैं, और क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। अब पाई से पाई कट जाती है, और यहाँ r बच गया, यहाँ पर 2 गो r बचा हुआ है, तो r × r इसको कह सकते हैं। एक r से एक r कट जाती है, r बराबर क्या आता है 2, तो r बराबर 2 आता है, तो 2 इकाई इसमें आंसर। तो 2 इकाई, अच्छा व्यास पूछा जा रहा है तो त्रिज्या ना आया, तो 2 दूनी के 4, उसका डबल कर लीजिए तो 4 इकाई आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 21 का हो जाएगा 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 को कैसे करेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला का आयतन पूछ रहा है, 4/3 होता है। अब पाई का पाई वैल्यू देख ही रहे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आर के क्यू का मतलब होगा 3 का क्यू मतलब 27 होता है। अब यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 9 × 27, तो 9 × 36, अर्थात 36 पाई जिसमें होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सूटेबल होगा, इसको मार देंगे। फिर दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि 10 पाई है। वृत्त की परिधि कितना है, 10 पाई दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि अगर 10 पाई दिया हुआ है तो आप 2πr से इसको झट से बराबर कर दो, 10 पाई दिया हुआ है, ओके। और इस पाई से पाई को हटा दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए तो 5, तो r बराबर कितना आ गई 5। और अब बात रहा है कि क्षेत्रफल की बात पूछ रहा है, तो πr² होता है, r के जगह पर 5 रखना है, 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई आंसर सही हो जाएगा। तो आप अगर इसी लॉजिक से बनाए हैं तो आपका सूटेबल आंसर होगा, सही आंसर होगा, कोई इसमें डाउट वाली बात है ही नहीं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे लिए है, ये दिया हुआ 24 नंबर। लिखा है कि अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8, 6 और 5 है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो 8 का स्क्वायर देखिए 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। कुल मिलाकर के टोटली कितना हो जाता है, 125 आ जाती है। चूँकि 64 और 36 हुआ 100 और 25 और जोड़े तो 125 हो गया। चूँकि सूत्र होता है √L² B²,
तो एच स्क्वायर और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर इस 125 को तोड़ोगे तो 25 गुने 5 में टूटेगा और 25 गुने 5 में से 25 को बाहर करोगे तो 5 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा। तो 5√5 का ऑप्शन हमारा ए नंबर है, ऑप्शन ए नंबर को मार देंगे, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर हुआ और बट्टा 2। अब इसके बाद इसमें 4 सेंटीमीटर रखना है, तो यहाँ 4 अगर रखते हो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को 2 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, अर्थात 8 पाई। अच्छा पाई का वैल्यू दिया हुआ इसमें क्या बोलते हैं, नहीं पाई का वैल्यू मतलब लगा चुका है, तो हमारे लिए 8 पाई आया हुआ था, तो 8 पाई का मतलब 22/7 हुआ, तो 22 8 176 हो गया, 176/7, 176/7 का ऑप्शन देख लें किसी में है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए इसमें कोई टाइमिंग नहीं लग रहा और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्टिव में क्यों हाथ लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता ना होने के लिए सिंपल सा बात बताया गया है, अगर ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो सब प्रायिकता हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चूँकि प्रतिशत 25 लिखा हुआ है तो 25/100 तो लिख ही सकते थे ना, तो ये भी तो हो ही जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3/2 लिखा हुआ है जो कि नहीं होगा, तो यही हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 26 तक का हमने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये 27 का लिखा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। एक पासे को फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। विषम कौन कौन होते हैं, उस पर 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। इस प्रकार से 1 3 5 यानी 3 गो डिजिट है और बट्टा में टोटल घटना 6 होती है, 3 दूनी के 6, 1/2 आंसर आना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमारा ये 26 तक का मामला खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा फोटोकॉपी जो भी आया है वो थोड़ा सा अजीब तरह से है, क्या करें इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। बस कुछ करना नहीं है बॉस, इस पॉइंट को हटा दो, चूंकि बट्टा बट्टी में आंसर दिया हुआ है तो पॉइंट हटाओगे तो 7/10 हो गया और 1 में से घटा दो तो 10 का 10 और 10 में से 7 गया तो 3, 3/10, 3/10 का ऑप्शन अगर है तो मारो पड़ाक से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, इसके काला रंग का बादशाह। तो काला रंग के बादशाह जो होते हैं 2 होते हैं, तो काला रंग के बादशाह कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 2 और बट्टा में कितने 52, तो 2/52 करोगे तो 2 से काटोगे 26, 26 1/26, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन डन कर लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 64 जो है आप देख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हुआ, फिर 2 गुने 2। अब इतना पर काउंट कर लीजिए, 2 गुने 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 100 दूनी 64, क्या हो गया 6 गो, तो पावर 6 होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, महत्तम समापवर्तक P और Q और लघुत्तम समापवर्तक P और Q बराबर है, किसके बराबर है। अच्छा, महत्तम समापवर्तक P और Q है, P और Q का, और लघुत्तम समापवर्तक P और Q है। ओके, तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों दिया हुआ है, P और Q का क्या किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक जो भी आया है, पी क्यू का लघुत्तम अगर हम महत्तम करते हैं तो पी क्यू का महत्तम जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लघुत्तम जब करेंगे तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो अर्थात पी क्यू हो जाएगा एक साथ। तो पी क्यू गुने अगर हम करते हैं 1 तो क्या हो जाएगा पी क्यू का पी क्यू, तो पी गुने क्यू ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि किसी बहुपद का घात होती है। बहुपद का घात कैसा होता है, तो बहुपद का घात जब भी रहता है तो वह क्या होता है, एक होता है इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन मार दीजिए, चूँकि भिन्न संख्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, हाँ पूर्ण संख्या सही से सही पूर्ण संख्या चल जाएगा। चलिए, बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक क्यों नहीं, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, भिन्न संख्या बट्टा में होता ही नहीं बहुलक। चलिए, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, चूँकि 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बहुपद इतना का आलेख कैसा होता है। आलेख के बारे में हमें पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ से पता चल नहीं पाएगा हालांकि, और लगता है कि ये दिया हुआ क्या है, अच्छा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात में जो भी हम बनाते हैं तो वो कैसा होता है, इस तरह का वृत्ताकार तो कभी होगा ही नहीं आलेख इसका, और परवलय, तो परवलय में तो ऐसे करके होता है, हाँ यही हो जाएगा परवलय, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो बहुपद इतना वाले शून्यक के बहुपदों की संख्या अनंत होती है, ऐसा चूंकि 2 और 8 बहुतों के आएगा ऐसा, इसलिए अनगिनत मार सकते हैं इसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद कौन होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि आप इसको वैल्यू इसमें सुटेबल करके देख लो। अगर 0 आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो बहुपद नहीं है, उसका शून्यक नहीं है। तो 2 डालेंगे तो इसमें तो सब प्लस में लिख लेते तो कभी 0 आएगा ही नहीं। अब इसमें चलेंगे तो 2 का स्क्वायर अगर यहाँ पर डालते हैं तो 4 हो जाता है, 12 में 2 से करेंगे तो यहाँ पर 24 हो गए। अब फिर एक 8 है तो 8 और 4 12 हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन गया। अब ए सी नंबर ऑप्शन भी हमारा चला जाएगा और डी नंबर ऑप्शन में हम काम करके थोड़ा सा देख लेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 गुने 2 है तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और फिर प्लस में 12 लिखा हुआ है तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में से 16 क्या है 0। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं, ऐसे इलॉजिकली भाषण नहीं कि कहीं से भी उठा करके ऑप्शन दे दिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, कैसे करे हैं, कैसे आपने सोचा है, उस चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ आपको सीधे भाषा में। चलिए ये तो हमने बता ही दिया। इसके अलावा देखता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 37 से। इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद इतना इतना है तो शून्य क्या है, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक दूसरा ऋणात्मक, ऐसे करके पूछा जा रहा है। तो देखो भाई इसका उपाय ही क्या है, बस इसको गुणनखंड करना जानते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो 16 का क्या कर सकते हो आप, 11 5 55 तो 11 और 5 में टूटेगा और 11 और 5 में टूटेगा, दोनों तो प्लस तो रखेंगे जरूर, तो एक आ जाएगा x प्लस 11 और एक आ जाएगा x प्लस 5, ऐसे करके कुछ आएगा। और जब इसको बराबर 0 करिएगा तो दोनों तो माइनसे में चला जाएगा, तो दोनों का ऋणात्मक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या है। अच्छा, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ओके। तो शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब क्या है, 1/अल्फा हो गया 1/बीटा हो गया। अब बीटा चला गया यहाँ, अल्फा गया यहाँ, यानी अल्फा गुनी अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा प्लस में और नीचे हो जाएगा एलसीएम टाइप का गुना हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -b/a लिख दिया और फिर गुणनफल क्या होता है तो c/a, ठीक है। अब a से a को काट दो तो बच गया b/c माइनस में। तो b कितना है हमारे लिए यहाँ पर, b का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है इसमें, अच्छा ऐसे करके है, एक मिनट, इसमें व्युत्क्रम हो एक दूसरे के व्युत्क्रम, अच्छा ठीक। तो अल्फा गुने बीटा, मान लीजिए कि अल्फा जो है से x है और बीटा मान लीजिए कि क्या है 1/x है, व्युत्क्रम बोल रहा है। और अब आप इसको क्या करिए, शून्यांकों का गुणनफल में लेकर के आइए, तो x गुने 1/x करोगे, ओके। और बराबर शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a, c की जगह पर क्या है -k, तो -k लिख दो और a की जगह पर कितना है 2 है तो 2 के 2 रख दो, x से x कट जाएगा। अब 2 चलाएगा इधर तो क्या हो जाएगा इधर -k बराबर कितना हो गया 2, k बराबर -2 लिख देंगे, ठीक है। तो k बराबर -2 का ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन मार दो, सही हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इतना में से P1 का मान क्या होगा। P1 का मान का मतलब होता है कि आप इसका वैल्यू देखो, क्वेश्चन इस 9th क्लास में है, 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस 5x, 5 गुने कितना हो गया 1 और फिर -12 है तो -12 को -12 रहने दीजिए। अब यहाँ पर 1 का 1 और ये 5 गुने 1 तो 5, 5 और 1 6, 12 में से 6 चला गया तो माइनस में 6 का ऑप्शन अगर है तो मार सकते हैं, तो माइनस में 6 यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, सी को मार सकते हो, सी नंबर ऑप्शन दिया होगा, नीचे दिख नहीं रहा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहा है 40 लग रहा है, लिख रहा है कि युग्म समीकरण इतना इतना का हल कैसा है। अब देखो हल कैसा है, इसको जांच करने के लिए सिंपल उपाय होता है कि x वाला का अनुपात ले लो, तो 2/12, 2/12 का मतलब 1/6 आ गया और फिर 4/6, 4/6, तो 4/6 जब आप लोगे तो 4/6 भी 2 और 3 आ रहा है, यानी कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हल वाला है, तो एक हल क्या है बी नंबर ऑप्शन का मार दीजिए आराम से खटाक से। लिखता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, प्रवृत्ति के माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, इसमें सब केंद्रीय प्रवृत्ति का ही है, लेकिन इसमें एक जो है से मानक विचलन जो है से प्रवृत्ति का मान नहीं होता। चलिए ये खत्म होगा। अब इसमें देखते हैं यहाँ से, ये देखिए
प्रेक्षण इतना का बहुलक पूछा जा रहा है कि इसमें बहुलक क्या है, तो सबसे अधिक संख्या में कौन दिख रहा है, लगता है कि 13 ही है। 13 है कि 15 है, 15 है। देखिए 15 1 2 फिर 3 3 15 15 आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, एक पहला ले लो, एगो अंतिम ले लो, दोनों को जोड़ दो, बट्टा में 2 कर दो, तो 6 6 बट्टा में 2 यानी 3। कल के वीडियो में भी हमने ये सब चीज़ें डाला था माध्यमातिका से, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिखता है कि इसका माध्यक क्या है, तो इसमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। पहले इसमें क्या करेंगे 6, 6 के बाद क्या करेंगे 7, 7 के बाद क्या करेंगे 8, 8 के बाद क्या करेंगे 8 के बाद करेंगे 12, 8 के बाद करेंगे 12, 12 के बाद क्या करेंगे 13, और 13 के बाद क्या करने वाले हैं 14, 14 के बाद क्या करेंगे 15। अब देख लीजिए इसमें जो है कै गो संख्याएँ हैं, 3 गो इधर से अलग कर दो और 3 गो ये तीनों को अलग कर दो, बीच में 12 है, 12 का ऑप्शन सही है, मार दीजिए 12 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने 44 तक का क्वेश्चन खत्म किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। 45 से लिखा है कि मध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। मध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ऐसा आप लोग सूत्र में जानते हो कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्यक और माइनस 2 गुने माध्य, वही सूत्र है, उसी को दिया हुआ है भाषा में। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 गुने भुजा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पर मार दीजिए। अब यहाँ देखिए गड़बड़ाने के लिए 2 भी दिया हुआ है, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए कुछ दिख रहा है। लिखता है कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो क्या होगा। देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है 88, तो परिधि दिया हुआ है 88, तो 2πr बराबर क्या दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, ठीक है। और वर्ग का भी जो है परिमाप 88 है, तो यानी 4 गुने भुजा बराबर क्या दिया हुआ है 88, 88। तो यहाँ से 4 से काटोगे तो 22 आ गया। अब 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल पर बात नीचे ऑप्शन में दिख रहा है हमको थोड़ा सा। और इसमें अगर बात करें तो देखो 22 बटा में इसमें 7 होता है ना, 22 बटा में 7 पाई का वैल्यू, तो 22 दूनी का 44 तो ऊपर हो गया, 44 इसको काटेंगे तो 2 बार में चला गया, और 7 दूनी 14, यानी कि r बराबर 14 आ रहा है। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो 22 बटा में 7 हो गया, और आर स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14। अब क्या करोगे यहाँ से 7 दूनी के 14, तो 22 दूनी का हो गया 44, 44 गुने कितना करना है 14। अब 44 गुने 14 करोगे तो 14 चौका 56 हुआ, 56 की 6 भागे 5, और 14 चौके 56, 56 और 5 कितना होता है 61, या 616, और इसमें कितना आ रहा है 484। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है छोटा है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है, गलत। अब पहला ऑप्शन में बराबर का दिया है, तो इसमें जहाँ भी देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा, उसी को ऑप्शन मार दीजिएगा। इसमें दिख नहीं रहा है, जितना दिख रहा है उतना मैंने बता दिया। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या है। बस ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना ही चाहिए। भुजा √3 इसका सूत्र होता है, भुजा √3, तो किनारा ए है मतलब भुजा ए है, और √3 अंदर डाल देना है, तो √3 देखिए √3 यहाँ है और ए, तो √3 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आर ऊंचाई, त्रिज्या दिया हुआ है आर और ऊंचाई दिया हुआ है एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, तो बस सूत्र में डाल देना है और कुछ करना नहीं इसका। तो सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर आर डाले, एच की जगह पर एच, और 3 नीचे है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जैसे तैसे क्वेश्चन सेंड ही किया है लोग, कोई बात नहीं, जितना बनता है उतना करते हैं। और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा स्पष्ट। अच्छा चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये 53 नंबर हमें दिख रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर में मार दो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, 2 × sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, तो 2 × अब इसके अंदर ब्रैकेट में 1, तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार दो। फिर क्या दिया हुआ है आगे, फिर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा और 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 कॉमन ले लो ना भाई, इसके अंदर में डाल दो, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 गुने 1 5, आंसर बी नंबर सही है। फिर क्या दिया हुआ है 3 अल्फा बराबर 180, तो कॉस अल्फा का मान क्या, तो 3 से इसमें सीधे सीधे भाग लगा दीजिए चुपचाप, तो 3 से भाग लगाइएगा तो कितना दे देगा 60। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 पर सही आंसर मार दीजिए, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी पीछे का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम क्विट करते हैं।
जैसा भी है उसी में हमको आंसर करके दिखा देना है बस आपको, ताकि बात समझ में आए कि हमने कैसे मारा था। 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 तो 10 में होता है या कॉट में होता है, तो 10 तो इसका वैल्यू मार दीजिए, आंसर सही है। फिर लिखा है सेक प्लस 10, हेलो सेक प्लस क्या लिखा हुआ, सेक प्लस लिखा हुआ है टेन थीटा और बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र का मामला है, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए इसको क्विट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा फाइव और फिर 1 + tan स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए और ए वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर, ठीक है। और सेक को जब हम उलट देंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे किए ही नहीं, वो छोड़ दिए होंगे क्योंकि है तो शॉर्ट ही लेकिन देखने में भयानक लग रहा है थोड़ा सा। लिखता है कि यदि समांतर श्रेणी सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर कितना है। तो देखिए अंतर किस पर आएगा, अंतर जो आने वाला है वो 13 के चलते आएगा, बस 13 के चलते आएगा, वो भी माइनस में ही देते जाएगा बार बार। तो -13 का ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखता है कि इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करिएगा आप, ए बराबर आपको पता ही है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है सूत्र, और बराबर क्या रख देना है शून्य, शून्य को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। एनवा पद हमारा मान लीजिए कि शून्य है, अब ए की जगह पर कितना रख देंगे 126 रख देंगे। अब प्लस एन को एन छोड़ दीजिए, अब फिर -1 को -1 छोड़ दीजिए, और डी कितना है, कितने के अंतर पर जा रहा है ये 6 माइनस में हो रहा है, तो माइनस में 6 रख दीजिए। अब बराबर में कितना है शून्य है, शून्य को शून्य छोड़ देंगे। अब क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है 126 को राइट साइड ले जाइए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा वो कितना 21 आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अभी माइनस में 21 कहिए, चूँकि -6 से भाग देंगे, नहीं माइनस से कट जाएगा, ओके। चूँकि 126 को जब राइट ले जाएंगे तो माइनस में ही जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा 21, और ये एक जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 22, तो 22वां पद सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमने ये सॉल्यूशन किया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत तक पहुँचने वाले हैं, 100 तक पहुँच जाएंगे जस्ट ही। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जरा देखते हैं। समकोण त्रिभुज में लिखता है कि एंगल बी बराबर इतना है, और ये तो चलिए इसको एक त्रिभुज टाइप का बना लीजिए ऐसे समकोण, और यहाँ पर लिख दीजिए बी, यहाँ पर लिख दीजिए ए, और यहाँ पर लिख दीजिए सी, ठीक है। तो बी सी का मान क्या दिया है 5 दिया है, ए सी का मान क्या दिया है 13 दिया हुआ है, इसका मान 13 दिया हुआ है। अब पूछता है कि साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी यानी इस जगह से अगर देखेंगे तो ये लंब पड़ेगा, और 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25, 13 के स्क्वायर 169 में से 25 को घटाएंगे तब आएगा 144, 144 का आएगा 12, ठीक है। तो 12/13 साइन सी का मान 12/13 का ऑप्शन सी नंबर है, मार दीजिए आराम से। जो लोग घबरा नहीं रहे होंगे, क्वेश्चन आसानी से 50 मार सकते हैं, इतना ही दूर में हम लोग आए ना, 50 क्वेश्चन अब तक हो ही गया होगा, और वो भी इजी वाला क्वेश्चन, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हमने नहीं किया अभी तक। फिर आगे देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या है पी, कॉस थीटा बराबर अगर पी है तो टेन थीटा का मान क्या, अच्छा ठीक है। कॉस थीटा पर अगर पी है तो p/1 ले लीजिए, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, टेन थीटा का वैल्यू क्या, तो टेन थीटा का वैल्यू हमको निकालने के लिए इसमें चूंकि हमको b/h का ये ऑप्शन है, तो जैसे ही हम इसको में से p निकालेंगे तो रूट के अंदर घुस जाएगा, रूट के अंदर क्या घुस जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -p का स्क्वायर, और ये तो आ गया हमारा p। अब पूछा क्या जा रहा है, अब b की जगह पर p, तो रूट के अंदर 1 - p स्क्वायर, रूट के अंदर 1 - p स्क्वायर बटा में p, आंसर सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा कह सकते हैं, कोसेक थीटा का ऑप्शन है ये, बी नंबर मार दीजिए। तो इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी हम लोग क्या होते हैं उलझ जाते हैं बड़े क्वेश्चन में, और हमसे बन नहीं पाता, फिर कहते हैं कि बहुत दिक्कत हो गया। लिखा हुआ है कि सेक बी और गुने कॉस बी, सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो रिजल्ट तो 1 आ जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए कॉट थीटा बराबर लिखा 1/√3, तो कॉट थीटा 1/√3 का मतलब क्या होगा 60 डिग्री का वैल्यू है उसके साथ। अब सेक थीटा के बाद बात करिएगा तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, आंसर सही हो जाएगा। फिर ए बराबर 45 डिग्री लिया हुआ है, तो यहाँ पर 45 रखोगे, यहाँ पर भी 45 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1/√2, और √2 एलसीएम हो जाएगा, √2 ऑप्शन एलसीएम होगा, और 1 क्या हो गया 2, तो 2/√2, तो 2/√2 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा करोगे परमेकरण कर दो, तो √2 ऊपर गया √2 नीचे गया,
अब इस √2 गुने √2 का वैल्यू 2 होता है, इससे ही कट गया, बच गया √2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये देख चुके आप 68 तक का क्वेश्चन हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये केवल सेट नंबर जी के लिए है और जी के अलावे अगर आप प्रथम सीटिंग में देखेंगे तो अधिकतर का आंसर आपको मिलेगा, मिला करके आप देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 2, तो 2 को यहाँ जो बाएं तरफ 2 है इसके नीचे भेजिएगा तो 2/2 मैंने कट के 1 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो साइन 90 यहाँ पर डी का वैल्यू आ जाएगा ए बराबर 90। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन 21 दिया हुआ है और टेन 69 दिया हुआ है, एक को बदल दीजिए तो ये टेन जो है 69 कॉट 69 में बदल जाएगा, कॉट 69 से कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लिख रहा है कि समपाती है। अगर ये समपाती हल वाला है तो बोलता है कि के का मान क्या है। तो समपाती रहने का मतलब क्या है, रेखा में ग्राफ में समपाती होना का मतलब है कि समांतर हल। तो इसमें का एक्स का गुणांक क्या है 1, तो 1 में हम क्या लिख देंगे 3। और इसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर के है, तो दूसर के में है y का गुणांक में, तो 2 बराबर 2 में क्या के। अब क्रॉस गुना करोगे तो 3 दूनी के 6, के बराबर कितना हो गया 6, तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे, ये वाला क्वेश्चन चलिए खोल लेते हैं इसको। अब लिख रहा है कि a1/a2 मैंने सब के सब बराबर अगर है तो इसका हल कैसा होगा। सब बराबर होता है तो क्या होता है, सब बराबर होने पर अनगिनत हल होता है, खत्म हो गया, हमारा बनाने की जरूरत नहीं है इसको। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है। अब द्विघात ई नहीं है क्योंकि ये रूट में है, और ये क्यों नहीं है क्योंकि इसके चर पद जो है सो बट्टा के नीचे भी नहीं होगा। अब देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो स्क्वायर का स्क्वायर में तो पावर 4 बना देगा इसको, तो ये तो कभी होने ही नहीं देगा इसको, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर एगो दे दिया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये द्विघात समीकरण होने के चांसेज हैं इसको 100%। इसमें देखिए इसमें भी होने के चांसेज हैं 100%, क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो जुट जाएगा, बचले रह गया। अब यहाँ पर देखिए पावर 3 दिया हुआ है, तो पावर 3 दिया हुआ है और इधर पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने पर तो कभी क्यू आएगा नहीं कि कटेगा। अब यही से द्विघात समीकरण होने नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हम मारते हैं 74 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 की बात करते हैं। निम्नलिखित से यदि इस द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है, मूल समान होने पर होता क्या है कि हम डी बराबर क्या हो जाता है 0, डी बराबर 0 हो जाती है। तो डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 से, बी की जगह पर पी है तो पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर हुआ, और फिर -4ac, तो 4 ए की जगह पर क्या है 2 है और सी की जगह पर क्या है पी है, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8p, 4 दूनी 8p बराबर क्या लिखेंगे 0। अब पी ई चला जाएगा राइट साइड में, तो मान लीजिए कि बीच में बराबर का चिन्ह है, एगो पी से एगो पी कट जाएगा, तो पी बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 का ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर ऑप्शन में है, मार सकते हैं आराम से, देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन था 8 आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 76 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। मूल अगर वास्तविक नहीं है, देखिए मूल जब वास्तविक नहीं होता है तो हम लिखते क्या है कि डी का मान जो है वो 0 है और 0 से भी कम है, तो इधर की ओर तीर का निशान इधर की ओर होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं अर्थात अवास्तविक के अर्थ में, तो अवास्तविक के अर्थ में जब, तो डी का वैल्यू तो आखिर सब इधर ही रखिएगा। तो एरो का साइन आप देख सकते हैं कि किधर में इधर की ओर है, तो यहाँ पर एक दिया हुआ ए बराबर एक ए ऑप्शन नंबर में के छोटा है -4 से, ठीक है, और यहाँ पर है -4, के छोटा है फिर 4 है, तो ऑप्शन नंबर हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 76 के बाद हम चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये है एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद निकालने की बात कह रही है। तो एनवा पद के लिए इसमें हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन, समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है। अब लिख रहा है कि एनवा पद क्या होगा, एनवा पद निकालने के लिए तरीके क्या हो सकते हैं इसमें, तो हाँ सूत्र याद आया। तो ए प्लस ए की जगह पर क्या हमारे लिए 16, और फिर एन को एन छोड़ दीजिए और फिर -1 को -1 छोड़ दीजिए, और डी के जगह पर कितना ही घटता हुआ क्रम में -5 यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 16 का 16 रहेगा और फिर +5n हुआ और -5 हुआ। अभी -5 क्या करेगा, अच्छा माइनस माइनस ही +5 हो गई,
और 16 5 कितना हो गया 21, तो 21 + 5n, पहला नहीं नंबर ऑप्शन है सही है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री मतलब क्या होता है, कॉस 30 और बटा नीचे साइन 30। अब बताइए साइन 30 और कॉस 30 कट कट गए, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो रिजल्ट क्या दे देगा 1। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू तो हो जाता है 1, तो 1 - 1 क्या हो गया ये 0, और 0 बटा कोई भी हीरो वो तो फाइनली हो जा रहा है 0। तो आप साइन 0 का वैल्यू आप जानते ही होंगे 0 होता है, तो यही सही ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं, सेकंड पेज इसका जो दिया हुआ है, लिखा है कि इसका किस पाद में स्थित है। अब देख सकते हैं कि दोनों ही प्लस है, तो दोनों प्लस होने पर प्रथम पाद में होते हैं। अब यहाँ पर 10 45 दिया है और 10 60 डिग्री दिया है। 10 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो 1 बटा में √3 का ऑप्शन सी नंबर में है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वाई निर्देशांक 0 रहेगा और एक्स निर्देशांक समथिंग कुछ न कुछ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया इतना दिया हुआ है, तो सूर्य का उन्नतांश कितना डिग्री का होगा। देखिए छड़ की लंबाई, छड़ ऐसे है और छाया ऐसे होता है, ठीक है, तो छड़ की लंबाई ई है और छाया ई है, और अनुपात लेंगे ऐसे करके, तो उन्नतांश का मतलब कि थीटा डिग्री यहाँ पर हुआ, तो 10 थीटा हम लेंगे, तो इतना बटा में इतना होना चाहिए, यही ना। तो फिर लंबाई का अनुपात दिया तो 1 बटा में √3 अनुपात दे रहा है, और 10 थीटा में वैल्यू लिखाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री में होता है 1 बटा √3, तो 30 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आसानी से बन भी जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट की ओर पहुँच रहे हैं। कहता है कि मूल बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी मूल बिंदु से। अब देखो कुछ भी रहे, मूल बिंदु से जब दूरी निकाली जाती है रूट के अंदर घुसाइए और जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लिखा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी सूत्र से निकालना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एगो दिया हुआ है 8, एगो 5, 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और प्लस फिर क्या करेंगे, फिर 11, 11 में से 7 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई है ही आंसर, मार दीजिए आराम से। तो इस तरह से हमने इसे भी कर दिया डन। अब चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा। 89 क्या दिया हुआ है, y बराबर 4, तो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो y बराबर 4 का मतलब ये बी नंबर है, बी नंबर y बराबर 4 ये वाला हो गया। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0, ये 90 नंबर भी हमारा बन गया आराम से। तो ऐसे करके आप कन्फर्म क्वेश्चंस को बनाएं, जिसमें भी कन्फ्यूजन हो उसको छोड़ दिया करो। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, और एक भुजा भी दिया हुआ है, तो 9 और 9 बट्टा में 4, और ए बी त्रिभुज ए बी सी ऊपर लिखल था, तो 18 भुजा जो है से ए बी सी का ही दिया हुआ है, और बी सी 15 है, बी सी 15 है, तो बी सी से छोड़िए ना, आपको पी आर निकालना है, तो पी आर लिख दो, पी आर ए बी दिया हुआ था तो ए बी का हमने 18 लिखा, और पी आर एगो लिख दो, पी आर का पी आर, यहाँ 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का 8 सी नंबर। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक आए 91 नंबर क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर यही लगता है कि लास्ट कर जाएगा, नहीं एक पेज और है। अब चलिए इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या हो रहा है कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो तो क्यू का मान क्या होगा। अब त्रिभुज ऐसा है कि उसमें भुजाएं जो है इस प्रकार से दी गई हो, तो ऐसे में ये कन्फ्यूज कर रहा है, इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। बराबर का चिन्ह होना चाहिए था कहीं, ऐसा लगता है कि पी आर का स्क्वायर बराबर लिखा है, बराबर का साइन यहाँ पर लगता है कि है पी आर का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर अगर पी आर का स्क्वायर लिखा था तो ठीक हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इधर हो गया, और फिर पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यू चलाएंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर है ये, क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ओके ठीक हो गया, सही है। तो क्यू का वैल्यू क्या था, क्यू का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऐसे भी ऐसे क्वेश्चंस में 90 डिग्री का ही चांसेज रहता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार हैं कि एस टी समांतर इतना है। चलो लंबा जा रहा है, लंझार है, छोड़ देंगे इसको,
लंबा क्वेश्चन में हाथ मत लगाना एकदम, बिल्कुल नहीं, किसी में भी कोई सब्जेक्ट में भी हो, ऑब्जेक्टिव में हम लंबे क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में डी ई क्रमशः भुजाएं इतने के पर इस प्रकार हैं कि डी समांतर ये है। ओके, हाँ तो ये तो बन ही जाएगा, ये थेल्स वाला नियम है, थेल्स वाला है। तो ये ए बी सी त्रिभुज है, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो और एक ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पर डी है और एक ई है। ओके, अब ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी ये क्या है 4/5 है, तो ठीक है 4/5 रहने दीजिए, इतना बटा इतना का लिख दिया है 4/5। अब ए सी दिया हुआ है, ए सी, अच्छा देखिए ऐसे सेंस में यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है ए सी, अब पूछता क्या है ए वाला का पूछता है, तो ऐसा करो कि पूरा जोड़ दिया करो, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 4 बट्टे में लिख दीजिए 9। अब ए सी को क्या लिख दीजिए, ए को ए लिख दो। अब ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी हमारा कितना दिया हुआ है इसमें 18, 18 2, कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18, यहाँ से यहाँ कटा है, वैसे गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 का ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा लेवरिंग नहीं है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर की है और दोनों से स्पर्श रेखा समांतर है तो फिर त्रिज्या का दुगना व्यास की दूरी होगी उसका, तो 6 दूनी 12 का ऑप्शन सही होना चाहिए, सी नंबर। ओके, अब तो क्वेश्चन ही है नहीं, तो 95 तक का हम क्वेश्चन किए और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट यही होगा हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट करने वाले हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ओ बी बराबर 130, ए ओ बी यानी यहाँ पर जो है से 130 डिग्री का कोण है, तो ए पी बी क्या है, ए पी बी यानी इस पर पूछ रहा है, तो इन दोनों का जोड़ जो होता है 180 होता है, तो ये 130 है तो 50 डिग्री का आंसर होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 98, 98 को कैसे करें सो देखिएगा, लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में ये जो आकृति दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ज़रा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आकृति में टी पी जो है टी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र पर वृत्त पर इस प्रकार हैं कि पी टी क्यू 50 है, पी टी क्यू माने ए वाला केंद्र जो स्पर्श रेखा के पास में टी बिंदु वहाँ पर 50 डिग्री, तो ओ पी क्यू का मान क्या, ओ पी क्यू ऐसे करके ऐसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, 50 यहाँ है तो यहाँ 130 हुआ ना, ठीक है, और जो ऐसे करके त्रिभुज बनता है तो ये त्रिज्या हो जाती है, त्रिज्या तो ये तो बराबर हो जाता है ये दोनों कोण, तो ये 130 हुआ, तो शेष कितना बचा 50, 50 में 25 हुआ, 25 का ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है, मार दो कड़ाक से। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और है एक और, लगता है 98 हो गया है, तो 9900 लगता है कि दिया नहीं है बच्चे लोग, हाँ दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, हाँ लिखा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, मतलब दो वृत्त जो है ना बाहर से ऐसे करके स्पर्श कर रहे हैं और इस स्पर्श करता हुआ वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो 1 2 और एक 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये मार देंगे ऑप्शन सब सही। तो ये लास्ट हो गया। अब इस 100 नंबर क्वेश्चन जो है सो लिखा हुआ है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र तो ए ओ बी 40 है, तो ओ ए बी क्या है, ओ ए बी ऐसे करके पूछा जा रहा है, जबकि आप ऐसे करके जब आप त्रिभुज देखते हो तो यहाँ पर ये भी त्रिज्या अर्थात ई कोण और ई कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये जब 40 है तो ये कितना बच गया 140, तो 70 डिग्री का ये होना चाहिए, तो 70 डिग्री का ऑप्शन डी है। तो इस प्रकार हमने आपका सॉल्यूशन बताया और ये भी बताया कि हम कैसे क्वेश्चन को छाटेंगे किस प्रकार से, तो 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने करने का प्रयास किया और आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है, हमने कैसे किया, आपने कैसे किया, हमने कैसे किया, इस बात को समझिए और कल साइंस जब हो तो उस पर ध्यान रखते हुए और ढंग से बनाने का प्रयास करिएगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपसे बनेंगे और 100% सही बनेंगे, इसकी भी फुल गारंटी है। जो डाउटफुल क्वेश्चन हो, मैंने तो और फास्ट बनाया, आप तो रिलैक्स में बनाएंगे। मुझे मुश्किल से लग रहा है कि 30 मिनट 40 मिनट के आसपास इसमें लगे हैं, तो आपको भी 30-40 मिनट अगर लगता है तो एक बार में आप केवल उतना ही क्वेश्चन बनाओ जो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म क्वेश्चन को बनाइए। इसके बाद आपके पास 20 से 25 मिनट का समय रहता है, रिलैक्स में होकर के शेष क्वेश्चन को डन करिए। ऐसे अगर करेंगे तो आप हर विषय में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारेंगे और इससे आपको 400 से ऊपर का मार्क्स बनते देर नहीं लगेगा। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो अगर आपको कहीं मिला है तो कमेंट करके बताइएगा।